बड़ी खबर के रूप में देख लीजिए कि कितना मतदान हुआ है। और अगर अभी मतदान नहीं किया आपने तो घरों से निकल जाइए और जाइए वोट डालकर आइए। चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं। चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इस फेज में 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान हुआ है और 284 सीटें खत्म हो जाएंगी आज शाम जैसे ही मतदान हो जाएगा और फिर आगे की जंग शुरू हो जाएगी। 96 सीटों पर अब तक 40.32% मतदान हुआ है। एमपी की 8 सीटों पर 48.52% यानी कि लगभग 50% मतदान। देवास में 52.11 लगभग 53% मतदान। धार में लगभग 50%। इंदौर में 39%। इंदौर की हालत थोड़ी सी खस्ता है। क्यों है? क्योंकि वहां कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है ही नहीं, बीजेपी बनाम अन्य है। खंडवा में 48.15, खरगोन में 51.48, मंदसौर में 50.39, रतलाम में 51.13 और उज्जैन में जहां से खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं वहां 50% लगभग वोटिंग है। तमाम हमारे सहयोगी भी हर जगहों से जुड़े हुए हैं। सभी हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वहां का हाल चाल बताएंगे और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो भी आएगा वो भी आपसे जुड़ा रहेगा। मृगेंद्र पांडे हमारे स्टेट ब्यूरो भी लगातार जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट राय दे रहे हैं हमारी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले देखते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में जब मतदान करने पहुंचे तब उन्होंने क्या कुछ दावा किया, क्या कुछ उन्होंने बातें की, सब कुछ विस्तार न्यूज पर देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बाद जाकर यूपी में कमान संभाले, क्योंकि यूपी में यादव फैक्टर का बड़ा जज्बा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार वहाँ जातिवाद समीकरण के साथ परिवारवाद भी चलता है। सर, यादववाद चलता है यूपी में और परिवारवाद। अरे हम तो राष्ट्रवाद वाले लोग हैं, ये भाजपा का राष्ट्रवाद है, वो चलाते होंगे जातिवाद। भाजपा इसको पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार की जातियों को महत्व मिलता है और भाजपा जो कहती है सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर अक्षर से सिद्ध होती है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल, तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई जातिवाद नहीं चलता है और भाजपा सबको साथ में लेकर चलती है। और कुछ पार्टियां हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ाती है, यादव फैक्टर के माध्यम से वो जनता में अपनी घुसपैठ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है पूरे मध्य प्रदेश में मोदी के साथ 400 पार का नारा जो है वो सत्य साबित होगा और 400 पार के साथ मध्य प्रदेश और पूरे देश में मोदी की सरकार ही बनेगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णा, विस्तार न्यूज, उज्जैन। भैया, सीएम के गृह क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो डिप्टी सीएम के भी गृह क्षेत्र में हो रहा है, नीमच मंदसौर साइड। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मतदान के बाद क्या बातचीत की है, मतदान के दौरान क्या बातचीत की है, जरा वो भी देख लीजिए विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ जगदीश देवड़ा जी हैं। सर, मतदान कर दिया है, कितना दावा है कि मध्य प्रदेश में कितनी 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष ये सब लोग जेल के अंदर से जमानत के ऊपर आए हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि लोग जानते हैं, इनको जनता बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना नहीं, जनता फैसला कर देगी। और वो सारे लोग, चाहे कांग्रेस हो या चाहे और भी जो राजनीतिक दल जितने छोटे छोटे जो परिवारवाद को लेकर के चल रहे हैं, वो सब विचलित हो रहे हैं। इंदौर क्लस्टर के आप प्रभारी हैं, इंदौर में नोटा को लेकर काफी चर्चा। इंदौर क्लस्टर में 5 लोकसभा की सीट है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, वहां के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। तो ये आप जगदीश देवड़ा को सुन रहे थे। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से और लगातार मृगेंद्र पांडे जी जुड़े ही हुए हैं। जितेंद्र जी, जगदीश देवड़ा जी कह रहे हैं 29 की 29, आपके इनपुट क्या कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर? जगदीश देवड़ा जी को मोदियाबिंद हो गया है, उन्हें हालात हाजरा नहीं मालूम है। मध्य प्रदेश में डबल डिजिट में नहीं पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त होती तो निश्चित तौर पर अपने विकास कार्यों को गिनाती। मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान आने के पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र पर वापस आ गई है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बयान आपने सुने होंगे, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संकट में।
और किसी तरह से धार्मिक के आधार पर, सांप्रदायिकता के बयानों के आधार पर सत्ता में लौटने का प्रयास जारी है। लेकिन जनता के सवाल भी खड़े हैं। आपने महंगाई की बात की थी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, जवाब कौन देगा? जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, मिश्रा जी ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, हाई टेम्परेचर में चले गए, गर्मी है और चुनावी सियासी सरगर्मी है। मैं ये कह रहा हूं आपने कहा कि दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पा रही है। आज आप देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, मिश्रा जी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, ये बातचीत लाइव भी चल रही, प्रदेश दिख रहा है। कहां पे लग रहा है आपको कि हाँ यहां पे कांग्रेस हार ही नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी का दावा फूस? इंदौर में तो मैं एक सीट हटा देता हूं, इंदौर में तो आपके प्रत्याशी ही छोड़ गए। 7 सीटों में कहां आपको लग रहा है कि यहां हमको नहीं हराया जा सकता है? अब सुनिए आप, हाँ, अब सुनिए आप, हाँ, 2014 में भी आपने प्रयास किया था कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेर दिया जाए। 2019 में भी आपने पूरी ताकत लगा दी थी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेर दिया जाए। 2019 में के बाद 2024 में भी आपके अमित शाह लगातार गली गली घूम रहे थे। प्रधानमंत्री की सभा क्यों नहीं हुई? अगर आप गंभीरता से चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री क्यों बचते रहे छिंदवाड़ा जाने से? उसके पीछे साफ इबारत लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे थे किसी हारी हुई सीट पर जाएं। निश्चित तौर पर आज जनता के पास में मुद्दे हैं जिनका जवाब देना आपको मुश्किल है। आपने कहा था काला धन वापस लाऊंगा, 3 गुना काला धन विदेश में जमा हो गया, आपके पास कोई जवाब नहीं है। गाय को आप माता कहते हो, गाय के नाम पर राजनीति करते हो। गौ मांस के व्यापारियों से आपने आड़ी डाल के वसूली करके चंदा ले लिया, पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा ले लिया, पुलवामा की जांच नहीं होने दी, चाइना को लाल आंख तो करके दिखाने की बात करते जितेंद्र जी, थे। आपको लग रहा चाइनीज है कंपनियों से चंदा लेके अरे बैठे जितेंद्र जी हैं। आपके अंदर अरे नैतिक साहस जितेंद्र जी नहीं है चुनाव लड़ने का। इतना एंगर क्यों? इतना एंगर थोड़ा सा भी बचाना, अभी तो 3 चरण और हैं। मैं तो कह रहा हूं आज जो एंगर नहीं है, एंगर नहीं है, ठीक, अरे ये जनता के सवाल है जिनसे आप भाग रहे हो। आप बताइए महंगाई पर क्या कहना है आपका? अरे कोई नहीं, आप बताइए महंगाई पर क्या जवाब है आपका? मैं आपसे बेरोजगारी पर क्या जवाब है? तो 8,500 करोड़ रुपया जो आपने आली डाल के कंपनियों से लिया है, मैं आपसे ये उसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। अगर जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये मुद्दे चल रहे हैं और जो बिल्कुल धरातल पर कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं 8 में से कितना जितेंद्र जी कह रहे हैं आज कि हाँ आज इतना टनाटन है अपना? मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का ख्वाब छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में डबल डिजिट में नहीं आ पाएंगे आप। जिस तरीके से मुद्दे इस देश में तैर रहे हैं, जिस तरीके से आज महिलाएं घर पे नहीं निकली, आपको मैं बताऊं, मैं विदिशा लोकसभा सीट का दौरा करके आया था। ठीक है, उसमें मैंने कहा कि वोट डालिए, अपील करी, उन्होंने कहा हमें सरकार ने क्या दे दिया जो हम वोट डालने जाए? ये हालात है इस देश के। आपके पास जवाब नहीं है। आपने 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों मित्रों को माफ कर दिया, 2 लाख रुपए आपसे किसान की कर्ज मुक्ति नहीं बताइए। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि अब से लगभग 3 महीने पहले, 4 महीने पहले विधानसभा में ऐतिहासिक हार का सामना आपको करना पड़ गया? उस समय कुछ और हवा चल रही थी, कुछ और बयार चल रही थी, जो अभी लग रहा है आपको कि 4 महीने में बदल गई। फिर मैं मृगेंद्र जी का रुख करूंगा और जो मतदान चल रहा है उस पर बात करेंगे। जनता सुन रही है आपको, मैं बताता हूं आपको। हाँ, मैं बताता हूं आपको। हाँ जी। इसकी कहानी शुरू होती है महापौर चुनाव से। कांग्रेस के पास एक भी महापौर नहीं था। 5 महापौर कांग्रेस के पास आए, 2 महापौर निर्दलीय जीत गए। ये महापौर के चुनाव, नगर निगम के चुनाव अनेक अलग मुद्दों पर होते, विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर होते, और ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है। इसके प्रधानमंत्री से ये सवाल किया जा रहा है कि इधर उधर की बात न कर काफिला क्यों लुटा, ये बताओ। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर को प्रणाम करके वोट डालने जाओ। आज मतदाता गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जा रहा है। पेट्रोल डीजल 30 रुपए में बिकने की बात की थी, आज पेट्रोल डीजल में आग लग गई है। 110 रुपए में पेट्रोल कर दिया आपने। आपने किस चीज में छोड़ा है? आपने खून चूसने का काम इस देश की जनता के साथ किया है। वो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जो आपके मुद्दे उन पर विस्तार से बात होगी, लेकिन ये भी सवाल मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा
कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी की थीम से चुनाव लड़ा गया था और मोदी की गारंटी बात उस चुनाव में थी। आप भागिएगा नहीं, इसका भी जवाब दीजिएगा। और जो आप मुद्दे कर रहे हैं वो तो पूरा प्रदेश देख ही रहा है। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला भी जुड़ गए हैं, अंचल शुक्ला से भी संवाद करेंगे, लेकिन मृगेंद्र जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, एक चीज अलग देखने को मिल रही है, कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और बेसिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को खींचने की पूरे कैंपेन में कोशिश कर रही थी। क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों पर खींच पाई जो जिन चीजों को बात कर रही है, या फिर मुद्दे कई बार भटक जाते हैं, जैसे पाकिस्तान की बात आ गई, मणिशंकर अय्यर हो गए, फिर राम मंदिर पे बात चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ से एक वाइडर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। कौन सफल हो पाए इन तस्वीरों को दिखाने के लिए? फिर अंचल के रुख करूंगा। देखिए, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया उसके आधार पे उसके जो मुद्दे थे वो महंगाई, बेरोजगारी और इन चीज़ों को मुद्दा बनाया। लेकिन कांग्रेस के नेता जो लगातार बातें कर रहे हैं, जैसे सैम पित्रोदा का बयान आया, गोरे काले का भेद हो गया, उसके बाद सैम पित्रोदा का बयान आया, मंगलसूत्र की बात आई, तमाम चीज़ें आई। तो कांग्रेस के नेता ही अपने जो मैनिफेस्टो पे जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे चुनाव कैंपेन चलना चाहिए, उसको डिरेल करते नजर आए। बात पाकिस्तान की नहीं है। जब कांग्रेस के नेताओं का बयान आता है उसके बाद बीजेपी उसको काउंटर करती है। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत, और उन बातों को लेकर वो जनता के बीच चले जाते हैं, अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। कांग्रेस के नेता अपनी बात कहकर पिछड़ जाते हैं। ये इस चुनाव में अभी तक के आज जो चौथा चरण चल रहा है इसमें ये सब देखने को मिला। और आपने कहा कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो को जितना जनता तक नहीं पहुंचाया उतना बीजेपी के लोगों ने पहुंचा दिया। तो एक तरह से वो अपनी कमजोरी भी बता रहे हैं कि वो अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जबकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शख्स के सामने कांग्रेस और विपक्ष है, लेकिन अपनी बात लेकर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी बात पर भरोसा कैसे करेंगे? ठीक है। वहीं नरेंद्र मोदी की बातों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उनके नीचे लेवल तक ले जा रहे हैं, तो एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। बहरहाल लोकतंत्र में तमाम दल अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। मैं जितेंद्र जी के पास आऊंगा, लेकिन जितेंद्र जी, देवास में हमारे सहयोगी अंचल जी हैं, देवास क्या कहता है जरा उसे भी देखिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अंचल जी, क्या कहता है देवास? क्या मतदाताओं ने अपने मन में ठान कर निकले थे? मतदाताओं का मन आपने टटोला है सुबह से, बता दीजिए। देखिए नीतीश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग मदन मोहन मालवीय को जानते हैं, बहुत पुराने राजनेता रहे हैं और काफ़ी दबदबा रहा जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभी महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि न्यायाधीश थे और उन्होंने उससे इस्तीफा दे करके न्यायपालिका का कार्य छोड़ के और विधायिका का रास्ता चुना और अब वो यहाँ से सांसद हैं। लगभग 4.25 लाख मतों से यहाँ से जीते थे देवास से 2019 के लोकसभा चुनावों में। पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। अभी मैं देवास में ही हूं और मतदान केंद्रों पर जा रहा हूं और अभी तक जो मतदान का प्रतिशत है देवास का वो काफ़ी उम्दा रहा है। लगभग 2:30 बजे हैं और अभी तक के 52% से ज़्यादा का यहाँ पर मतदान हो चुका है और पिछली बार लगभग 80% के आसपास यहाँ मतदान हुआ था। तो ऐसी उम्मीद है, जबकि लोग मतदान के लिए निकल ही नहीं रहे हैं। पहले चरण और दूसरे चरण के बाद चिंता की साफ लकीरें देखी गई थी और निर्वाचन आयोग ने तमाम लुभावने ऑफर निकाले और राजनेताओं ने अपील करी लोगों से कि घरों से निकलें और राष्ट्रहित में मतदान करें। तो चौथे चरण के मतदान में वो कुछ फलता फूलता नजर आ रहा है और लोग निकल रहे हैं। पर चूंकि दोपहर का वक्त है, सुबह अच्छी लाइनें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही मतदान केंद्रों पे आ रहे हैं। हालांकि मतदान केंद्रों पे गर्मी से निपटने के लिए सारी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठाए गए हैं। पर अभी चूंकि दोपहर का वक्त है इसलिए इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और जैसे ही थोड़ी सी शाम होगी, मौसम में थोड़ी सी नरमी आएगी, तो एक बार फिर से लोग घरों से निकलेंगे और ऐसा अंदाज है कि उस रिकॉर्ड को जो कि 2019 में मतदान का देवास ने बनाया था उसे तोड़ने में शायद सफल हो पाए। लेकिन सबसे जो यहाँ की राजनीतिक उसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर ग्वालियर राजघराने का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर निश्चित रूप से जनसंघ विचारधारा के लोग ही होते हैं और इसीलिए 2009 की अगर बात करें, जबकि सज्जन सिंह वर्मा यहाँ से जीते थे, यहाँ से सांसद बने थे, उसके पहले और बाद की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जनादेश किसको मिलता है ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट
स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे मतदान काम की छोड़ है। दें और अंचल हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं, जो तस्वीरें हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। इसलिए घरों से निकले और मतदान करें। मैं एक बार फिर से जितेंद्र जी का रुख करूंगा। जितेंद्र जी, आपने कहा विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि मोदी की गारंटी चल गई। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी चल गया, और ऐसा चला कि कुछ चीजें काम ही नहीं आई। तो आपको नहीं लगता कि जब उस बार चल गया तो इस बार क्यों ना चलेगा? अभी आपने कहा था कि मिश्रा जी आप रहना, भागना मत। नहीं कहा था आपने। मिश्रा जी आप रहिएगा, आगे बातचीत हेलो। करनी है। मिश्रा जी मेरा आप, वही कहना था कि भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं भागने की मैंने बात नहीं की है। सुनने में सर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। रहिएगा, बातचीत करेंगे, इस प्रश्न पर रहेंगे, ये कहा। आप सुनिए, आप जी देखिए, मेरा ये कहना है कि हमने चुनाव को विकास के मुद्दे पर स्थिर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे से भटकाने का काम किया है। हम लगातार विकास पर चुनाव को स्थिर रखे रहे। हम महंगाई पर बात करते रहे, हम बेरोजगारी पर बात करते रहे, हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते रहे। अब सुनिए, आपने कहा मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। ये बताइए, कर्नाटक के मन में मोदी और मोदी के मन में कर्नाटक था कि नहीं था? मोदी के मन में तेलंगाना था कि नहीं था? क्या हालत हुई वहां देखा आपने? और सुनिए आप, हाँ। इसके भी पहले की बात बताता हूं। बंगाल में 200 पार का नारा इन्हीं लोगों ने दिया था। किस तरीके से औंधे मुंह गिरे थे देखा था आपने। हाँ। दिल्ली में 40 पार की बात इन्हीं ने की थी। हाँ। किस तरीके से विफल हुए थे देखा था आपने। अमित शाह कहते हैं कि इस तरीके नारे हम तो कार्यकर्ताओं में जितेंद्र जी ये जुमले मानते जो है ना, हैं, जितेंद्र जी निश्चित ये तौर पर मानते इस बार हैं भी कि तेलंगाना और कर्नाटक का जनादेश प्रचंड था, गारंटी के विरुद्ध था। हाँ ना में जवाब दीजिएगा। मानते हैं? निश्चित तौर पर, तो फिर निश्चित तौर EVM पर की बात यहीं और से वहां तो पर शुरू हम हो भारतीय जाती जनता है। पार्टी की सरकार की विफलताओं को तो फिर गिनाने में EVM सफल कहां हो से आ गए जाती थे। है? मध्य जितेंद्र प्रदेश जी, में सफल नहीं यही हो पाए तो मैं हम। बात करना चाह रहा था कि तेलंगाना और कर्नाटक में आपने कहा जनादेश प्रचंड था, स्वीकार था, मोदी की गारंटी विफल हुई, मान लिया, स्वीकार कर लिया, सिरोधार कर लिया। तो जितेंद्र जी भी सिरोधार करें ना कि ईवीएम की बात जो है वो बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पूरे देश आपको देख रहा, आप मान रहे हैं? सुनिए आप, हाँ। सुनिए आप, अब ये बताइए, जेवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम पर किताब लिखी थी कि नहीं लिखी थी? भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के विरुद्ध आवाज उठा रही थी कि नहीं उठा रही थी? ये सवाल उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए। इतनी मोटी किताब लिखी है ईवीएम के विरोध में जेवीएल नरसिम्हा ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान सुन लीजिए, सारे के सारे ईवीएम के खिलाफ बात कर। देखिए, किसी भी संवैधानिक संस्था पर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर अगर शक की सुई घूमती है तो निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। व्यवस्था पे अगर शक हो तो व्यवस्था में जो लूप होल हो उन पर विचार करना चाहिए। पूरी ही व्यवस्था पर आधे हिस्से को अपने अनुसार स्वीकार कर लेना और आधे हिस्से को कह देना ये गलत है, ये भी तो गलत है ना। आप ये मानते हैं? आपको जहां पे जीत मिल रही है, आधे की बात ही नहीं हो रही है। हाँ। हम तो सिर्फ 10% की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ एक मांग मान लीजिए कि हमारे को या किसी स्वतंत्र संस्था को एक बार ईवीएम उपलब्ध करा दीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कहां गोल है और कहां लूप होल से। रहा सवाल, प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस मंगलसूत्र की बात करती है। सबसे पहले बार बयान दिया मंगलसूत्र पे बात करूंगा, लेकिन मृगेंद्र जी मेरे सहयोगी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार न्यूज को देखा जा रहा है, थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर बात होनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मृगेंद्र जी, कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनकी जो आज प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो दांव पर है? आऊंगा मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा। नए सवाल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, वो सीट हैं जिन पर सभी की नजर है, और दूसरी चीज क्या क्या अलग अलग राज्यों में कैसे समीकरण है, इंडिया गठबंधन की क्या मजबूती दिखाई दे रही है, कहां पे इंडिया गठबंधन ने सही ढंग से प्रत्याशी उतारे हैं? देखिए, जो इस चुनाव में जो चौथा चरण है उसमें बड़े चेहरों के रूप में अखिलेश यादव एक बहुत प्रमुख नाम है, जो कन्नौज से लड़ रहे हैं चुनाव। पिछले लोकसभा चुनाव में उसी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव हारी थी। उससे पहले वो और उनकी पत्नी एक एक बार सांसद रह चुके हैं।
तो ये कन्नौज एक हॉट सीट मानी जा रही है। दूसरा, हैदराबाद से माधवी लता है। माधवी लता ने चुनाव कैंपेन को एक अलग डायरेक्शन दिया, एक देश भर में चर्चा का विषय रही। आमतौर पे हैदराबाद की चर्चा कम होती है, वहाँ लगातार जीत रहे हैं वो ऐसी परिवार से, लेकिन माधवी लता ने इस कैंपेन को बहुत ही नया रंग दिया। एक जो सीट है जो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की, वहाँ से क्रिकेटर यूसुफ पठान चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं, लेकिन इस बार टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, तो वहाँ की चर्चा हो रही है। और वहाँ मतदान प्रतिशत भी ज़्यादा है, बताया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत अभी तक जिस लिहाज से वोटिंग हो रही है वो ज़्यादा है। एक खीरी, उत्तर प्रदेश की खीरी सीट है, अजय टोनी है, अजय मिश्रा टोनी, जो काफ़ी चर्चित रहे हैं अजय मिश्रा टोनी। और आप देखे होंगे लंबे समय तक बीजेपी को बहुत बार काउंटर भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी अजय मिश्रा टोनी को फिर टिकट दिया गया है और वो चुनाव मैदान में है। तो ये प्रमुख है। शत्रुघ्न सिन्हा जो आसनसोल से हैं, आसनसोल से भोजपुरी कलाकार को बीजेपी ने टिकट दिया था, वो अपना टिकट छोड़कर वापस चले गए, दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आसनसोल एक सीट है। इसके साथ ही बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं और उनके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो कहते हैं कि जिसको पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाए, तो वो भी इस चरण में उनकी भी सीट है, वहाँ मतदान हो रहा है। तो ये प्रमुख नेता हैं जिनका इस चरण में मतदान है, और इन सीटों पर मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। और कड़ी धूप में हमारे सहयोगी अंचल खड़े हुए हैं, देवास का हाल बता रहे, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, फिर मिश्रा जी से बात कर लेंगे थोड़ा सा राम मंदिर पर। आ रहा हूं मिश्रा जी, तैयार हो जाइएगा। कैसे इसका डिफेंड होगा, कैसे इसका काउंटर होगा, और लगातार जो राम विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अंचल बताइए, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए नितेश, मालवा निमाड़ की 8 सीटों में आज जो लोकसभा के लिए मतदान होने हैं, ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही हैं। अब बात तो इस बात की है कि इस बार जीत का अंतर क्या होगा। अगर इंदौर की बात करें, जो कि मिनी मुंबई कहा जाता है, प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जिसे कहते हैं कि बहुत बौद्धिक लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ से जो प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी, उनकी विजय तय मानी जा रही है। महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि 2019 के चुनाव में लगभग 4.25 लाख मतों से जीते थे। अब वोटर्स के मन में क्या है, ये तो हमने टटोलने की कोशिश लगातार की। विस्तार न्यूज़ जगह जगह गया था, हर लोकसभा गया था और कोशिश की थी कि जनता की नब्ज टटोलें, लेकिन कई बार जनता 400 पार के नारे भी लगा रही है, लेकिन मतदान केंद्रों में लोग भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। वो 400 की भीड़ नारा लगाने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देवास लोकसभा की अगर बात करें, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर मालवी घराने का जरूर यहां पर राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रहा है, लेकिन 2009 के अलावा यहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। ग्वालियर राजघराने का हिस्सा रहा है, उसका असर भी देखने को मिला। अंचल की बात ने थोड़ा सा राहत दे दी होगी मिश्रा जी को कि वो 400 पार वाले नहीं हो रहे हैं। मिश्रा जी, थोड़ी सी राहत मिली होगी आपको। बताइए, राम विरोधी कहा जा रहा है और तमाम मंचों से आप पर राम मंदिर को लेकर जवाब मांगा जा रहा है, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी मंच से कह रहे हैं कि वहां पे कोई गरीब दिखा, दलित दिखा। अरे 8000 लोगों को आमंत्रण देना था, कैसे दिख जाता कोई और? 8000 लिमिटेड लोग ही थे, तमाम वर्गों के थे, घिर तो नहीं गए आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो 8000 लोगों में 800 अगर उस किसान के प्रतिनिधि होते, वो गरीब के प्रतिनिधि होते, मजदूर के प्रतिनिधि होते, तो निश्चित तौर पर उस मंच की शोभा बढ़ती। अब सुनिए आप राम मंदिर की बात। राम मंदिर विवाद का निपटारा कराने का काम किसने किया? वहाँ ताले खुलवाने का काम किसने किया? वहाँ चबूतरा निर्माण का काम किसने किया? मूर्तियों को बाहर लाकर स्थापित करने का काम किया, लेकिन उसके नाम पर वोट नहीं मांगा कभी। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों उपस्थित नहीं हुए जब चबूतरा निर्माण हो रहा था, शिलान्यास हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था? क्यों? क्योंकि इनको राम को बेचने का काम करना है। हमने कभी उस नाम पर वोट नहीं मांगा। अब सुनिए आप, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, भोपाल की साध्वी, वो कहती है कि मर गया तो मर गया, शहीद को इस तरह की बात करती कि मैंने श्राप दे दिया था। ये राम भक्त लोग हैं, इनकी हकीकत सुनिए। प्रधानमंत्री बड़े राम भक्त बनते हैं, ये बलात्कारी के लिए वोट मांग रहे थे। अभी बात करते हैं ना नए मुद्दे पर, ताजे मुद्दे पर। हाँ,
मैं अभी नई बात कर रहा हूँ, हाँ। नई बात कर रहा हूँ। गर्ग साहब ये प्रज्वल रामन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, जो बलात्कारी, ये कह रहे थे इस बलात्कारी को अगर वोट दोगे तो मैं मजबूत होऊंगा। ये इनका राम भक्ति का काम है, ये इनके राम राज्य की स्थापना के लिए रोड मैप है। एक बलात्कारी के लिए प्रधानमंत्री ने आज तक प्रायश्चित नहीं किया। बलात्कारी की पहले जानकारी आ चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ने पहले चिट्ठी लिख दी थी दिसंबर के महीने में। यह भी नहीं कह सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी। ये साध्वी जिसका आज टिकट काट दिया, ये कौन सी राम ठीक भक्त है, है? कुल ये मिलाकर तो राम का मिश्रा जी व्यापार करने का कहना काम है कर कि रही है। इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिलने वाला। वहीं बीजेपी का कहना है कि राम विरोधी है कांग्रेस पार्टी और लगातार इसी चीज को प्रसारित किया जा रहा है। बहरहाल मिश्रा जी, आपने, जितेंद्र जी, आपने बात अपनी बेबाकी से रखी और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृगेंद्र जी, आप जुड़े, आपने एक्सपर्ट राय हमारे बीच रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।